हाय। मेरा नाम इकबाल है और मैं AIATC का एग्ज़ाम दे चुका हूँ 2-3 बार, बट मैं क्लियर नहीं कर पाया। 3-4 नंबर से 5 नंबर से एग्ज़ाम मेरा रह गया था। नॉर्मलाइजेशन जैसे भी बोल लो, जो भी बोल लो, रह तो गया, चाहे वो 1 नंबर से रहा हो। तो लेकिन अब मेरा एग्ज़ाम देने का कोई मन नहीं है, लेकिन मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना चाह रहा हूँ और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी फिजिक्स थोड़ी खराब हो गई थी पिछले साल, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सुन लिया था। हाँ, उस चैनल से मैथ्स अच्छी हो गई थी, नो डाउट, बट फिजिक्स मेरी बहुत खराब हो गई थी। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिजिक्स ही कवर करूँ, उसके बाद मैं मैथ्स भी कवर करूँगा और आई होप तुम्हें समझ में भी आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। देखो, जो हमारे एग्जाम हुए थे 2022 में एक हुआ, 2023 में दो हुए। एक हुआ फेब में और दूसरा हुआ दिसंबर में, और 2022 वाला हुआ जुलाई में। तो इन दो एग्जाम में इस चैप्टर की काफी, इन तीन चैप्टर्स की, जो मॉडर्न फिजिक्स के तीन चैप्टर हैं, कौन कौन से, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, एटम्स और न्यूक्लियाई, इनका काफी ज्यादा वेटेज था, काफी ज्यादा अमाउंट में इन दोनों में। दिसंबर वाले में भी इसका थोड़ा कम अमाउंट रह गया, नहीं आ पाया। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अब ये दो में ये फॉलो किया तो अगले वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें भी ये फॉलो करेंगे। तो हमें डुअल, सबसे पहले हम 12th की फिजिक्स को ही लेके चल रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स। और ये चैप्टर दोनों बहुत, तीनों बहुत छोटे भी हैं। मतलब एक वीडियो में रिवाइज हो जाएगा, दो वीडियोस में डाल दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो ये जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर्स है थोड़े बड़े हैं। तो हम पहले ऐसे चैप्टर करते हैं जो शॉर्ट शॉर्ट आएंगे ही, उनसे क्वेश्चन तो मिलेगा ही, और साथ में वो करने में आसान भी हो, इनको तुम रिवाइज भी कर पाओगे बहुत आसानी से। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब एक चीज हम समझ लेते हैं कि डुअल नेचर मतलब क्या है, दो नेचर, जो कि हर एक चीज, हर एक मैटर के पास होता है। कौन कौन सा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अगर तुमने एनसीईआरटी देखी है तो तुमने चैप्टर देखा होगा इससे पहले वाला, वो वेव ऑप्टिक्स, वो लाइट के किस नेचर को कवर करता है, वेव नेचर को कवर करता है। यहाँ पर हम लाइट के या एनर्जी के पार्टिकल नेचर को देखेंगे। और ये मेरी थोड़ी पहली वीडियो है, तो आई होप अगर कोई गलती हो या फिर बोलने में थोड़ा अटक अटक रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। बट जो भी फीडबैक हो वो तुम मुझे दे सकते हो, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो भी बता सकते हो, आई विल डू इट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, दो तरीके के नेचर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या एनर्जी जो बोल दो, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या एनर्जी का जो पैकेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। वही हमारा क्या है, फोटोन है, ठीक है। और ये फोटोन जो है, इसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। मतलब जितनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के बाद हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, जो तुम्हें पता भी होगी, लेकिन बस मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। और हमारे पास जो है सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है, ऑफ कोर्स। अगर सी बराबर न्यू लैम्डा होता है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करके दिखा देता हूँ। तो तुम्हें पता है कि सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। और अभी हमने पढ़ा कि ई बराबर क्या है, एच न्यू। तो यहाँ पर जो हमारा न्यू है वो किसके बराबर आ गया, सी बाय लैम्डा के बराबर आ गया, और यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया एच सी बाय लैम्डा, जो हमने अभी देखा। अब इसके बाद इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हमने E बराबर एच न्यू और E बराबर एच सी बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला देख लिया एनर्जी ऑफ फोटोन में। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये एनर्जी निकालने का ही फॉर्मूला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नैनोमीटर के अंदर दे रखी है, नैनोमीटर के अंदर, तो तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। अगर एनर्जी नैनोमीटर के अंदर, सॉरी, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है और लैम्डा तुम्हें अगर नैनोमीटर में दे रखा है, तो तुम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालनी है, लेकिन लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, आई होप तुम्हें पता होगा। बस ये कि मैं प्रिकॉशनरी स्टेप लेकर बता रहा हूँ। और नैनोमीटर 10 की पावर -9। तो यहाँ पर बस एक जीरो बढ़ गया है। बस ये कि एग्जाम में हम जीरो के लिए कंफ्यूज ना हो, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई थी। तो आई होप तुम्हें भी कभी कभार कि इनमें से किसी को कंफ्यूजन हो गई, जिसकी
मेमोराइजिंग पावर अच्छी है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन मुझ जैसे लोगों के लिए तो थोड़ा धीरे स्लो लर्न कर पाते हैं उनके लिए। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये टोटल चार फॉर्मूले। आ रही होगी बात समझ में? अच्छा, ये E बराबर एच न्यू जो है, ये चीज एक और चीज ध्यान रखोगे कि E बराबर एच न्यू जो है वो हमें एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, एक फोटोन की एनर्जी है। अगर ऐसे न्यूमरस फोटोन है, बहुत सारे फोटोन है, तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर एन एच न्यू। ई बराबर एन एच न्यू। ये फॉर्मूला मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ अलग से, काफी ज्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं जो कि किसी काम के नहीं है, तो इसी वजह से हम एक ही फॉर्मूले को देख रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज और भी हैं। ध्यान रखना कि रेस्ट मास कितना होता है, फोटोन का जीरो होता है। मतलब अगर रेस्ट पे रहेगा तो ये मासलेस रहेगा। न्यूट्रल इन नेचर, मतलब ये न्यूट्रल है नेचर पे, मतलब ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसको ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर पाएगी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर पाएगी। अट्रैक्ट या रिपेल जो समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ना ही अट्रैक्ट कर पाएगी ना ही रिपेल कर पाएगी। इसका एनर्जी और मोमेंटम क्या है, एक डेफिनेट डेफिनेट होता है। डेफिनेट कहने का मतलब क्या, हम इनकी एनर्जी निकाल सकते हैं, इसका मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो फोटोन का जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला है पी बराबर एच अपॉन लैम्डा। इसको हम आगे और ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। और एक चीज और, ये चीज तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है फोटोन का, वो चेंज नहीं होता मीडियम के साथ। मतलब अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, मतलब अगर ये मान लो मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, और फोटोन यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर एक ही चीज इसकी ऐसी है जो अनचेंज रहेगी, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज नहीं होगी। इसकी स्पीड जो है, मान लो स्पीड अगर यहाँ पर S1 थी तो यहाँ पर S2, यहाँ पर स्पीड बदल सकती है। इसका अगर वेवलेंथ लैम्डा वन था तो इसका वेवलेंथ लैम्डा टू। स्पीड और वेवलेंथ बदल सकती है, लेकिन कभी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी। तो ये वाली स्लाइड हो गई है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो भाई प्लीज बता देना, प्लीज कमेंट्स में बता दो। मैं डेफिनेटली सुधार करने की कोशिश करूंगा जो भी रहेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। अच्छा, AIETC के लिए मैं अभी से तैयारी को स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि अगस्त एंड आ चुका है, सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने हैं, दिसंबर तक पेपर हो जाएगा, अगर इस साल फॉर्म आने हैं तो। और अगर नहीं आने तो फिर भाई उसका तो कह नहीं सकते, लेकिन ये वीडियो डली रहेगी तो तुम बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी बात समझ में? अच्छा, अब इसके बाद हम फोटोन की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि भाई जो फोटोन की जो स्पीड है, क्या लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस थ्रू इट्स डिफरेंट मीडिया ड्यू टू इट्स वेवलेंथ। कहने का मतलब क्या है, जो भी फोटोन की स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में चेंज होती है ड्यू टू इट्स वेवलेंथ। अब ध्यान से समझो, सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। सी क्या है हमारा, ये हमारा है स्पीड ऑफ फोटोन, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्या है, वेवलेंथ, है ना। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज है, फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। तो लेकिन स्पीड जो है वो बदल रही है। तो स्पीड अगर बदल रही है तो, और ये सेम है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू भी क्या हो रही है, बदल रही होगी। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो भी स्पीड है उसके अंदर चेंज किसकी वजह से आ रहा है, वेवलेंथ की वजह से आ रहा है। क्योंकि वेवलेंथ ही चेंज होने वाली क्वांटिटी है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, इसी वजह से स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है। एक चीज और, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फोटोन पार्टिकल के कोलिजन में टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसको अगर हम ध्यान से समझे, तो मान लो ये फोटोन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये दोनों आपस में क्या हो गए, आपस में ये कोलाइड कर गए। अगर आपस में ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कहने का मतलब क्या, जो एनर्जी कोलिजन से पहले थी, इनिशियल एनर्जी थी, और कोलिजन होने के बाद जो एनर्जी बची, यानी फाइनल एनर्जी जो है, वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, बराबर रहेंगी। मतलब टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। और ऐसे ही टोटल मोमेंटम जो है, मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब मेरा जो इनिशियल मोमेंटम है और जो मेरा फाइनल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। आई होप इतना क्लियर होगा, इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करें
कि फोटोन की एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब लाइट की जो भी इंटेंसिटी होगी उस पे फोटोन का कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? सिंपल सी बात है, अभी तुम्हें मैंने बताया कि एनर्जी जो है फोटोन की वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड ही फ्रीक्वेंसी पे कर रही है, फ्रीक्वेंसी के अलावा किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो फ्रीक्वेंसी के अलावा किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, तो तुम उसकी इंटेंसिटी लिया हो, उसके नाना लिया हो, दादा लिया हो, चाचा लिया हो, मौसी लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी से डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी के अलावा इसका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अरे बात समझ? ठीक है। और इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, ये तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो कि मास का जो फोटोन का जो मास है वो एच न्यू बाई सी स्क्वायर है। ये आया कैसे, इसको मैं जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, तुमने आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो देखी होगी, उसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, है ना? और फोटोन की एनर्जी क्या है? एच न्यू है। तो अगर मैं दोनों को बराबर रखूँ तो एम सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? एच न्यू आ गया। और यहाँ से जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना आ गया? एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर। तो ये तुम याद रखोगे, ये तुम लर्न कर सकते हो डायरेक्ट। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जहां पर भी ये वर्ड तुम्हें फोटो दिखे, इस फोटो का मतलब ही होता है लाइट। ये लाइट यागामी लाइट नहीं है, डेथ नोट वाला जो तुम वो सोच रहे हो, ये लाइट है प्रॉपर। ठीक है, जो लाइट हमारे लाइट, जैसे अभी ये कैमरा चल रहा है तो लाइट आ रही है तभी मेरी शक्ल दिख रही है। ठीक है, कैमरा बंद हो जाएगा तो शायद मेरी शक्ल दिखना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, काला हूं वो अलग बात है, लेकिन आगे देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये एक वैक्यूम ट्यूब है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक वैक्यूम ट्यूब है, और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हमने एक प्लेट रखी है। इसको हमने कलेक्टर प्लेट बोला या फोटो सेंसिटिव प्लेट बोला है। अब फोटो मतलब मैंने तुम्हें बताया लाइट, तो लाइट सेंसिटिव प्लेट है। लाइट सेंसिटिव प्लेट कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही इसके ऊपर, जैसे हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लाइट को वो करवाएंगे, लाइट को इरेडिएट कराएंगे, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, देखो एक सेकेंड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, लाइट जैसे ही इस पे पड़ी, लाइट पड़ने की वजह से यहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इजेक्ट हुए। ठीक है, इजेक्ट हुए। ये हमारा क्या है? कलेक्टर प्लेट है, कलेक्ट करेगा क्योंकि ये सर्किट को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, और सर्किट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो क्या हुआ? लाइट पड़ी, लाइट पड़ने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हुआ और करंट प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें भी एक चीज समझो कि अगर हमारे पास ये जो कलेक्टर प्लेट वाला जो मेटल है, एक सेकंड मेरे को पेन चेंज करने दो। ये जो कलेक्टर प्लेट वाला जो मेटल है, ये मेटल मेनली रुबीडियम या सीजियम का बना होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट जो है वो क्या होता है? लो होता है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन ऐसी एनर्जी है जिसको कॉन्कर करने के बाद, कॉन्कर करने का मतलब जिसको पाने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। मैं ऐसे बोलूं, अगर बहुत आसान लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो, जैसे कहने का मतलब क्या है, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो इसका वर्क फंक्शन कितना है? 30 जूल है। ठीक है, और यहाँ पर ये एच न्यू है, मतलब ये हमारा फोटोन है, और इसकी एनर्जी मान लो 40 जूल। ठीक है, तो अगर ये 40 जूल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और यहाँ पे इससे टकराया, और अगर टकराएगा तो इनका कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब क्या है? ये जो फोटोन है अपनी सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा तो इलेक्ट्रॉन को इस जेल से भागने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 30 जूल। तो वो 30 जूल एनर्जी यहाँ से मिल गई। लेकिन जो बाकी 10 जूल एनर्जी गई वो बची, वो कहाँ गई? वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। मतलब ये 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है? यहाँ से एस्केप कर रहा है। इतनी बात में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ से लाइट आई 40 जूल की, अब 40 जूल की लाइट जो है उसने इलेक्ट्रॉन को 30 जूल तो दे दिया वर्क फंक्शन कंप्लीट करने के लिए, मतलब वर्क फंक्शन वाली एनर्जी, और बाकी जो 10 जूल है वो काइनेटिक एनर्जी बन के बाहर भाग गई। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। आ रही बात समझ में? वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से मेटल से मेटल से भाग जाएगा। तो वो मिनिमम एनर्जी जिसपे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मेटल से भाग जाएगा, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। ठीक है, अच्छा, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको भी मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे
जो फोटोन के पास होनी ही चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब अगर इस फोटोन के पास उतनी फ्रीक्वेंसी हुई ही नहीं, हुई तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। जैसे अगर मान लो कि इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं, जैसे मान लो, एक सेकंड, अबे नहीं है, अच्छा चलो यहाँ देख लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ से फोटोन आ रहा था, ठीक है, और ये इसका वर्क, मान लो इसका वर्क फंक्शन 40 जूल है, और यहाँ पर इसके पास सिर्फ 30 जूल की एनर्जी है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन भाग पाएगा यहाँ पे? भाग ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी चाहिए एनर्जी उतनी इसके पास है ही नहीं। तो सेम चीज फ्रीक्वेंसी के साथ है। मान लो कि इसके पास फ्रीक्वेंसी जो है न्यू नॉट जो है, सॉरी न्यू जो है इसके पास, एक सेकेंड वेट, इसके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लो 2 है, लेकिन इसको फ्रीक्वेंसी 4 चाहिए, मतलब ये न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इसके पास 4 या 4 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी फोटोन के पास तो होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें समझ में आ गया। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ ग्राफ्स देखेंगे। ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम क्लियर करते हैं। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ पे। अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, ऑन फोटो करंट। अच्छा, अब एक चीज समझो, सिंपल सी बात, मेरे को ये बताओ कि लाइट जो है, लाइट का फॉर्म क्या है? पार्टिकल फॉर्म क्या है? फोटोन, है ना। लाइट का पार्टिकल फॉर्म क्या है? फोटोन। अब फोटोन जो है, एक फोटोन है तो उससे कुछ एनर्जी होगी, दो फोटोन है तो और एनर्जी होगी, तीन फोटोन है तो और एनर्जी होगी, चार फोटोन है तो और एनर्जी होगी, मतलब बहुत सारे फोटोन है तो एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब फोटोन से क्या हो रहा है, फोटोन से लाइट की इंटेंसिटी क्या कर रही है? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या बताओ, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब ये चीज समझो कि ये सारे फोटॉन्स जो हैं, ये जाके क्या कर रहे हैं, ये जाके मेटल पे टकरा रहे हैं, ज्यादा फोटॉन्स मतलब ज्यादा इंटेंसिटी। अब ये सारे फोटॉन्स जब इस मेटल पे टकरा रहे हैं तो ज्यादा फोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या निकलेंगे? ज्यादा निकलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट भी क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा ना। आई होप समझ में आ रही होगी बात। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, सॉरी, देखो, तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़े तो उसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से फोटो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां पर तभी इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो फोटो करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पे। अब हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल अगर हम देखें तो अभी हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा। तो देखो, तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो तुम्हारा फोटो करंट जो है वो बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर आई थ्री सबसे ज्यादा है, तो इसका फोटो करंट भी क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा बन रहा है। आई टू का उससे कम, और आई वन का उससे कम। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी और इंटेंसिटी का, किसकी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी और इंटेंसिटी का कोई भी लेना देना नहीं है। तो देखो, जब मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इसके, सॉरी, इसके फोटॉन्स को रोकूंगा तो ये सब एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जाके रुक गए। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। डायग्राम देखते हैं वाला।
ध्यान से एक सेकंड रुको, इसको ध्यान से समझते, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर जब इस पे लाइट पड़ी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, इलेक्ट्रॉन निकले। अब अगर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने क्या करा, मैंने पोलैरिटीज रिवर्स कर दी। पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या है, कि मैंने यहां पर इसको पॉजिटिव कर दिया और यहां पर नेगेटिव कर दिया, मान लो, है ना। तो अगर नेगेटिव करूंगा तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसको, ये नेगेटिव चार्ज जो है क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, यहां पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो ये रिपेल करेगा। अब मैं अगर इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट से निकलना ही बंद कर देगा, निकलेगा ही नहीं। तो उसी पोटेंशियल को, जिस पोटेंशियल पे ये निकलना बंद कर देगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि निकल गया लेकिन काइनेटिक एनर्जी को खा गया बिल्कुल, मतलब फोटोन से एनर्जी आई। एक तरीके से इसको यहाँ पे समझाते हैं, जैसे इसको मिटाता हूँ एक बार, ठीक है, वो तुम वीडियो में देख के दोबारा कर लेना। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये प्लेट है, ठीक है, और यहां से क्या हुआ, यहां से लाइट गई। अब लाइट गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करा, निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहां पर मेरी कलेक्टर प्लेट है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर रुक गया। मैंने इसकी वैल्यू और बढ़ाई, तो ये यहां पर रुक गया, यहां पर रुक गया। और मैंने और बढ़ाई, तो ये यहां पर रुक गया। अब मैंने और बढ़ाई, तो ये यहीं पर रह गया। अगर ये यहीं पे रह गया, मतलब इसका जो भी वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन वाली एनर्जी तो इसको मिल गई, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसकी खत्म हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या, क्योंकि ये यहां पर आ तो गया, लेकिन यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, खली बन के खड़ा हुआ है यहाँ पे, ओए नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। तो इसी चीज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसपे ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा इस मेटल से बाहर निकलने। ठीक है, और ध्यान से देखो, तो इसने खाई क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी खाई। मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा हमेशा किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगा, उसी को हमने क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बराबर जो होता है वो क्यू वी होता है, क्यू वी। तो यहाँ पर जो भी हमारी एनर्जी है वो किसको रोकने में लगी, इलेक्ट्रॉन को, तो ई वी। और नॉट लगाया क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ये हमारा, मतलब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के। के ई मैक्स, मैक्स भी लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर देखो इंटेंसिटी ज्यादा थी तीनों की, लेकिन तुम्हें अभी बताया कि इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं है किस पे, फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं है, तो एनर्जी पे भी कोई फर्क नहीं होगा। तो देखो, सबको एक ही पॉइंट पे लाके क्या कर दिया, रोक दिया। और इसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और यहाँ पर देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है, हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर है, और ये किसके बराबर है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि क्या, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, उसको इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी से ही फर्क पड़ेगा। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है ये समझ। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखूं, तो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। अब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जो फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। अब एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन अगर मेटल से टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या निकलेगा,
ताकतवर निकलेगा, ताकतवर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, डोला बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, गलत तो नहीं बन गया कुछ, नहीं ठीक है। तो ये डोले वाला इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा ताकत है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास अगर मतलब फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी थी, तो इलेक्ट्रॉन भी हाई एनर्जी वाला निकलेगा। और वर्क फंक्शन तो एक लिमिटेड अमाउंट में है, मतलब वर्क फंक्शन इतना चाहिए। अब मान लो ऐसे, मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर इसका वर्क फंक्शन मान लो 40 है, 40, दो तीन केस मान ले, दो केस तीन केस मान लेते हैं। तो अगर 100 जूल आएगा तो भी 40 यूज करके 60 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अगर 200 आएगा तब भी 40 यूज करके 160। अगर 1000 आएगा तो भी 40 यूज करके 960 जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास ही जाएगा। तो मतलब एनर्जी ज्यादा होने से फर्क सीधा काइनेटिक एनर्जी पे पड़ रहा है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो जनरली है क्या, उतनी एनर्जी हमें किसके लिए चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो उसको निकलने से ही तो रोकता है। तो इससे समझ में आया कि भाई अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो फोटोन है उसकी काइनेटिक एनर्जी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। और इससे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, समझ में आ रही होगी अभी तक ये बात। ठीक है। अब एक चीज देखो, देखो हमारे पास ये तीन अलग अलग फोटॉन्स है, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, न्यू 2 है और न्यू 3 है। अब देखो न्यू 3 सबसे ज्यादा है। अब न्यू 3 सबसे ज्यादा है तो अगर, एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी का भी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं हुआ, दोनों आपस में बिल्कुल अलग अलग जुदा जुदा है भाई। तो अगर इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं है, तो देखो सब जो है एक ही अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो यहां से निकला, यहां से निकल के ये यहाँ पे आ गया, ये भी यहां से निकल के यहाँ पर इतना ही करंट प्रोड्यूस किया, यहां से निकल के, मतलब यहां पर समझ लो ऐसा हो रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी से हो क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल, नंबर ऑफ फोटोन उतने ही आ रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे पहले क्या था, पहले ये था कि फोटोन मान लो 4 आ रहे थे। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, सबकी सेम थी और कम थी। ठीक है, या फिर मान लो सेम फ्रीक्वेंसी वाले 10 फोटोन आ रहे थे, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन क्या है, कम। नंबर ऑफ फोटोन उतने ही है, लेकिन इनकी बस फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और नंबर ऑफ फोटोन उतने ही है, तो हमारा जो फोटो करंट है वो भी सेम एज इट इज बन रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसको सैचुरेशन करंट बोल रहे हैं। मतलब ये एक ही अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही है, बस उनकी एनर्जी क्या हो गई है, एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अरे बात समझ में? अब एनर्जी बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो रोकने के लिए एनर्जी जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो जिसकी कम फ्रीक्वेंसी थी वो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक गया, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी वो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रखा, और जिसकी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी उसको और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें लगाना पड़ा। आ रही बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर देखो अगर मैं इस वाले ग्राफ में देखूं तो देखो ये न्यू ए है और ये न्यू बी है। अब सिंपल सी बात है, न्यू ए न्यू बी जो है वो क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब इसी फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब तुम देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मेटल ए है, ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मेटल ए की फ्रीक्वेंसी देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो इसका, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। सेम फॉर बी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, एक्स एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अरे बात समझ, आई होप क्लियर होगा। और डब्ल्यू नॉट क्या है, हमारा वर्क फंक्शन, मतलब वो एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी चीज को समराइज करके अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो फोटोन है ये आया, ये मेटल पे टकराया और ये इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन आया उसकी एनर्जी क्या, एच न्यू। यहां पर जो एनर्जी यूज हुई वो क्या, वर्क फंक्शन।
और जिस एनर्जी से गया वो क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अभी नहीं जा रहे, इसको के मैक्स से लिखते हैं, क्योंकि भाई जिस भी एनर्जी से निकलेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही होगी। बस बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, फोटोन आया, फोटोन की एनर्जी ही तो डिवाइड हुई, मतलब ये दोनों जो एनर्जीज हैं ये फोटोन की ही एनर्जी है। तो इसको हम लिख सकते हैं के मैक्स प्लस डब्ल्यू नॉट। अभी डब्ल्यू नॉट है क्या, ये भी तो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन डिपेंड किस पे करेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। तो इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। और के मैक्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वेलोसिटी पे ही क्यों मैक्सिमम लगाया, मास पे क्यों लगाया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। और हाफ तो कुछ है नहीं, तो जो भी कंपोनेंट है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वो वेलोसिटी तो हुआ, तो वेलोसिटी पे मैक्सिमम लगाया। आ रही बात सामने, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो क्या है, के मैक्स प्लस डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट को हमने एच न्यू नॉट लिखा, ये एच हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये एच न्यू। अच्छा, अब हम इसको अगर ग्राफ पे देखें, तो ग्राफ पे देखो तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, अगर तुम्हें इक्वेशन पता हो, तुमने मैथ्स में पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो देख लेते हैं। y बराबर y कॉम्पोनेंट और ये x कॉम्पोनेंट, मतलब ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये जो है स्लोप बताएगा, और c जो है तुम्हारा इंटरसेप्ट बताएगा, y इंटरसेप्ट। तो देखो हमने y एक्सिस पे के मैक्स को रखा, ये रहा के मैक्स। x एक्सिस पे हमने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी को रखा है। तो ये जो हमारा स्लोप है, ये हमारा स्लोप है, क्या बता रहा है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट देगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव में जो एनर्जी है, ये नेगेटिव में जो एनर्जी है, ये हमारी क्या है, थ्रेशोल्ड, ये न्यू नॉट तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क फंक्शन है, ठीक है। और अगर इसी फॉर्मूले को मैं उसके अंदर चेंज कर दूं, मतलब अगर मैं ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला कहता है एच न्यू बराबर के मैक्स प्लस एच न्यू नॉट था, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, न्यू को सी बाय लैम्डा लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, के मैक्स प्लस एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। तो इसको ध्यान से देखो, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी ये वही सेम चीज, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो माइनस एच न्यू नॉट है नेगेटिव, ये सी इंटरसेप्ट है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस सी, ऐसे कर ली, ये नेगेटिव में जा रहा। तो ऐसी सेम चीज यहाँ पर, ये जो है ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हमारा वर्क फंक्शन ही है। लैम्डा नोड को तुम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम वन अपॉन लैम्डा को वो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमारी के मैक्स ही है, और ये जो है ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें एच सी की वैल्यू दे रहा है। आ रही बात समझ में। अच्छा, अगर हम इसी चीज को स्टॉपिंग मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखे, तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि ईवी नोड जो है वो के मैक्स के बराबर है ना। तो अगर मैं के मैक्स की जगह पुट कर दूं ईवी नोड, जैसे मान लो एच न्यू है, सॉरी इधर लिख लेता हूं, एच न्यू बराबर क्या था, के मैक्स प्लस एच न्यू नॉट। तो अगर मैं के मैक्स को ईवी नॉट पुट कर दूं, तो ये कितना आ गया, एच न्यू नॉट बराबर में एच न्यू। अब इसको ऐसे लिख लो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर ई ई वी नॉट, सॉरी। तो वी नॉट कितना आ गया, ये आ गया एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। या फिर इसको तुम और ज्यादा अगर सिंपल फॉर्म मतलब और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हो, तो न्यू नॉट बराबर एच सी बाई लैम्डा ई माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट ई, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वो वहां पर लिख रखी है, बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए इसको डिराइव कर दिया दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डब्ल्यू नॉट वही लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस पर वी नॉट है, यहाँ पर वन बाय लैम्डा है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन, अगर तुम इसको करोगे तो ये वन बाय लैम्डा नॉट है, ये एच सी, ये हमें एच सी देगा, डब्ल्यू को जब तुम डब्ल्यू नॉट को खोलोगे एच सी बाय लैम्डा नॉट में, तो वही सेम चीज आएगी। तो यहाँ पर यही बना हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इस इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, और बता देना कि मैं टीचिंग मेथड्स में क्या इंप्रूव करूं जो तुम्हें समझ में आए। हाँ, गालियां मत देना यार, अगर नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नया पसंद आया हो तो मुझे बता देना, आई विल नॉट मेक वीडियोस, बट आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पर। अब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या है, मतलब देखो, हमारे पास हमें पता है कि कोई भी मैटर जो है
वो दो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, या तो वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, है ना। तो इन दोनों को साथ में लाने वाला जो इंसान था वो डी ब्रॉगली था। मतलब मेरी फिजिक्स वाली टीचर जो थी, वो तो कहती थी, सॉरी, मच्छर चला गया, फिजिक्स वाली मैम का नाम लेते ही अभी तक दुश्मनी निकाल रही है मैम। तो ये डी ब्रॉय पढ़ते थे, पता नहीं क्यों डी ब्रॉय, क्योंकि फ्रेंच नाम था, इटालियन नाम था, पता नहीं चला क्या नाम था। ठीक है। तो डी ब्रॉगली, अच्छा, तो डी ब्रॉगली ऐसा इंसान था जिसने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को क्या किया था, कनेक्ट किया था। अच्छा, फॉर्मूला देखो, अगर सिंपल तुमने देखा हो तो लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है ना। एच अपॉन एम वी, ये वी है भाई, कहीं तुम फ्रीक्वेंसी समझ लो। अच्छा, यहां पर एक चीज समझ लो, ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा असल में वेव नेचर को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि वेवलेंथ किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एक वेव का ही तो कैरेक्टरिस्टिक है ना भाई। और एमवी जो है ये पार्टिकल नेचर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला इंसान जो था, ये था डी ब्रॉगली। ठीक है, ब्रोकली की याद आ गई, वो खाने वाला ब्रोकली नहीं भाई, या रॉकली। और रॉकली तो भाई, ये तो लेजेंडरी ताइजुत्सु यूजर, आई होप अगर तुम में से किसी ने नरूटो देखा हो तो, और नहीं देखा तो फिर तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो डी ब्रोगली जो है, इसने ही क्या करा था, वेव और पार्टिकल नेचर के बीच में रिलेशन बताया था। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, वही ये लैम्डा बराबर एच अपॉन पी लिखा हुआ है। अब इसी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो डिराइव कर रखे हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी, देखो भाई मैं समझाऊंगा नहीं ये वाले फॉर्मूले कैसे बने, इतनी जरूरत नहीं है, इनको तुम एग्जाम के लिए रट्टा मार लो। ठीक है, ये सारे डिराइव हुए हुए हैं, मतलब इसी इन्हीं सारे फॉर्मूले से सब डिराइव हुआ है। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट मेनली ये वाला है, ये वाला है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला कम यूज होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये प्रोटॉन के लिए है, ये अल्फा पार्टिकल के लिए, और ये ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन वाला तो बहुत ही कम यूज होगा। ठीक है, एआईटीसी वाले बहुत ही मुश्किल चांस है कि उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। ठीक है, एक दो फॉर्मूले प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सिंपल सी बात है कि लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी है या पी है। तो पी जो होता है वो रूट टू एम के बराबर होता है। यहाँ पर के जो है वो क्या है, के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, के काइनेटिक एनर्जी है, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाता है, एच अपॉन में रूट टू एम के। ठीक है। और अभी मैंने तो बताया कि जो है एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है क्या, क्यू इंटू वी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया एच अपॉन में रूट टू एम क्यू वी। ठीक है। अब वही इस क्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट, मतलब इस क्यू को अगर मैं अल्फा पार्टिकल की तरह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा। अगर मैं क्यू को प्रोटॉन के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, मैं सारी टर्म्स को डिफाइन भी कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर जो ध्यान से समझ लो, ये लैम्डा तो वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है। अब पी जो है रूट टू एम के बराबर था। ठीक है, एन यहाँ पे मास है, के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ ये ये कौन सी टर्म है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर टू एम क्यू वी, क्यू चार्ज है, वी वोल्टेज है, एम मास है। ठीक है, यहाँ पे वी तो वोल्टेज ही है, एच थ्री एम मास है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। यहाँ पर एच वही है, क्यू चार्ज है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, आर हमारा रेडियस है। एच वही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टी टाइम, और यहाँ पर ये सारे वोल्टेज हैं। तो ये आई होप तुम्हें याद रखना, याद हो गया होगा, मतलब याद कर लोगे नेक्स्ट वीडियो से पहले। तो आई होप इतनी ही स्लाइड थी। हाँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो भाई इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और भाई जो भी रिस्पॉन्स है तुम मेरे को दे दो, जो तुम्हें अच्छा लगे, कि हाँ तुम्हें जो गुड पॉइंट्स लगे वो बताओ, जो बैड पॉइंट्स लगे वो बताओ। ठीक है, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर ही दो यार, अगर तुम इतना कर दोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आई होप, क्योंकि भाई तुम्हारा फीडबैक रहेगा तो मैं अपनी वीडियोस को और ज्यादा अच्छा बना पाऊंगा। अगर तुम्हारे लिए कोई वीडियो में सजेशन है कि हाँ वीडियो में तुम ये पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हो, ये पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हो, तो मेरे को पक्का बताओ, मैं पक्का इंक्लूड करूंगा भाई, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अगर तुम्हें इस चीज की पीडीएफ चाहिए तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा पैसे के लिए लालची हो रहा हूँ, ज्यादा नहीं होऊंगा। ठीक है, तुम मेरे को इस यूपीआई, वैसे मैं उसमें भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मैं उसमें भी मेंशन कर दूंगा।
इसमें मैं रियल पेटीएम आईडी वो नहीं मेंशन कर रहा हूँ, वरना कहीं काम खराब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूपीआई आईडी मेंशन कर दूंगा, उसमें से तुम 10 रुपये पेटीएम करोगे और स्क्रीनशॉट भेजोगे। ठीक है, 10 रुपये पेटीएम करना और मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ जो है वो उसी नंबर पे क्या कर दूंगा, व्हाट्सअप कर। वहां पर नंबर भी रहेगा, वहां पर यूपीआई आईडी भी रहेगी, 10 रुपये पेटीएम करो और वो लिखो। क्योंकि यार देखो, मुझे मैं एग्जाम कोई नहीं निकाल पाया हूँ, मैं फेलियर ही हूँ अभी एक। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज को अगर सपोर्ट करते रहना है, मतलब इस चीज को आगे बढ़ते रहना है, तो तुम 10 रुपये भी 10 रुपये पेटीएम कर सकते हो। हाँ, 10 से ज्यादा कर दो तो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इस पीडीएफ के लिए सिर्फ 10 है, तुम 10 ही करना, 10 से ज्यादा नहीं। क्योंकि यार इतनी मेहनत लगी है स्लाइड बनाने में, तो आई विल चार्ज फॉर दैट, और कुछ नहीं। बाकी ये है, हाँ, इसमें अल्टीमेट तुम्हें मैं जो भी वीडियोस बनाता रहूंगा उसमें सब कवर रहेगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी। और हाँ, कोई भी अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई हो, अगर कोई चीज़ ज़्यादा फास्ट हो रही हो, तो बिल्कुल मुझे बताओगे और आई विल ट्राई टू हेल्प। इस एग्ज़ाम में ज़्यादा लोग पढ़ाने वाले नहीं हैं, ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, लेकिन आई होप कि मैं एक अच्छा गाइड बन पाऊंगा। नहीं बन पाया तो देखा जाएगा। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब।